हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का एसएसटी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है अव्वा। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करे बिना ना जाना, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर का नाम है अव्वा। पहले हम अव्वा का मतलब समझ लेते हैं। अव्वा का जो मतलब होता है वो होता है किसी नदी का जो भाव होता है ना, भाव। जैसे कोई नदी बह रही है कहीं से भी, पहाड़ से कहीं से भी, उसका जो भाव होगा ना उसको हम कहेंगे अव्वा। जैसे कि एक पानी की टूटी है, वो हम धीरे चला रहे हैं तो उसका भाव नहीं होगा, तेज चलाएंगे तो भाव आता है ना, उसको ही हम कहते हैं अव्वा। ठीक है, तो आई होप आपको अव्वा का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो अब इसके टॉपिक पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में बता क्या रखा है। अव्वा शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब ये अव्वा का मतलब क्या होता है? अव्वा जो शब्द होता है ना, वो एक क्षेत्र है जिसमें नदी है, उस तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें ये बता रखा है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अब ये बोल रहा है भौतिक का मतलब क्या होता है, पहले मैं बता। भौतिक मतलब जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब भारत का जो नक्शा है वो देखना है हमें, और है ना। भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं की छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती है ना, साथ मिल जाती है, एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। ये नदियां आके मिल जाती है एक संग, एक इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और मुख्य का निर्माण करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र महासागर में होता है। ठीक है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे हम अव्वा द्रोणी कहते हैं। अब अगर ये आएगा ना कि अव्वा किसको कहते हैं, आपको ये तो पता है अव्वा किसे कहते हैं। अब आपको लिखना क्या है, पहला क्वेश्चन आप ये डालना है हेडिंग में कि अव्वा क्या है। तो अव्वा में आप ये लिखना, एक अव्वा द्रोणी, यहाँ से लिख लेना आप, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे हम अव्वा द्रोणी कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना। मानचित्र, यहाँ से लेकर दूसरा क्वेश्चन डाला, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि, है ना, ये तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और किसा आप लिखना कभी भी। ऊंचे क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि पड़ोसी अव्वा द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। विभाजन मतलब क्या होता है? विभाजन मतलब होता है किसी भी चीज को 2 भागों में बांटना, कितने भी भागों में बांटना। ठीक है, विभाजन मतलब ये होता है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया विभाजन का मतलब। आप ये दूसरा क्वेश्चन डाल के मैंने बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेंगे, ये यहाँ से उतारेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अव्वा द्रोणी अमेजन नदी है? अब आप क्वेश्चन डालेंगे विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी कौन सी है, सॉरी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी अव्वा द्रोणी अमेजन नदी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, भारत में किस नदी का अव्वा द्रोणी सबसे बड़ी है? भैया हम आगे देखेंगे कौन सी नदी बड़ी है। ठीक है, भारत में अव्वा तंत्र। हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत में नदियों की विशेषता पढ़ेंगे यहाँ से हम। ठीक है, सारी नदियों की विशेषता। भारत के अव्वा तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित मतलब बांटना। ठीक है, आपको पता चल गया। अब ये जो भारत है, अव्वा तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः, ठीक है, भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। ये जो भौगोलिक आकृति है उनके द्वारा होता है। ठीक है, इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया। अब ये जो भारतीय नदी है उनको 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया। अब ये कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय की नदियाँ। ठीक है, ये बताता हूँ मैं, हिमालय की नदियाँ क्या होती है और प्रायद्वीपों की नदियाँ क्या होती है। जैसे कि हमारे भारत का नक्शा यूँ है, यूँ ही होता है हमारा भारत का नक्शा, है ना। यहाँ पे हिमालय की नदियाँ क्या होती है, आप ऐसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हिमालय पता होगा। हिमालय की नदियाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक बांग्लादेश तक जाती है। ठीक है, ये तो हिमालय की नदियाँ। और प्रायद्वीप की नदियाँ इतनी होती है। ठीक है, ये है प्रायद्वीप की नदियाँ और ये है हिमालय की नदियाँ। हाँ, ये आप याद रख लेना। हम इन दोनों की नदियों में ही क्या क्या नदियाँ आती है उनकी विशेषताएं जानेंगे सबकी। ठीक है, कितने बड़ी है, कितनी कितने में रहती है। ठीक है, इन सब के बारे में ही जानेंगे। आगे पढ़ते हैं।
भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों को एक दूसरे से भिन्न हिमालय की अधिकतम नदियां बारहमासी नदियां होती है। अब ये जो हिमालय की नदी होती है, बारहमासी का मतलब क्या होता है? बारहमासी का मतलब होता है पूरा ईयर्स, पूरा साल, पूरा ईयर्स, ठीक है, पूरा साल बहती है। वो कैसे बहती है पूरा साल? ये हिमालय है, ठीक है। यहाँ पे जो हिम जमता है, हिम मतलब होता है बर्फ, ठीक है। ये जो बर्फ जमता है, इनसे पानी बार बार बहता रहता है, जो नदी का निर्माण करता है उसको ही हम कहते हैं कि ये बारहमासी बहती है। तो इसमें पूरे साल पानी रहता है, पूरे बारहमासी, ठीक है, पूरे 12 महीने पानी रहता है इसके अंदर। इनके वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इनके वर्षों के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम, ठीक है, ऊंचे पर्वत मतलब जो बहुत ऊंचाई पे होते हैं ना, हिम मतलब मैंने बता दिया बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है। ये याद कर लेना, हिमालय की दो मुख्य नदियां कौन सी है? सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। इनकी विशेषता जानेंगे, इनके अंदर अंदर कौन सी नदी आती है ये जानेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पर्वतीय श्रीलंका के उत्तरी भाग से निकलती है, ठीक है, उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण करा है। ये जो नदियाँ, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण करा है। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं गोर्जों का निर्माण के, ये पर्वत है, पहाड़ है, इनको काट कर ये जो नदी है इनको ही हम गोर्ज बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस गोर्ज का मतलब अच्छे से पता चल गया होगा। तो आगे पढ़ते हैं। का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तट के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र प्रदान क्रिया, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, इसमें यही बताया। नीचे पढ़ते हैं। और इसमें अब हम एक डायग्राम और दे रखे हैं और इसमें 2 पन्ने बचेंगे, वो मैं आपको अगली पार्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डायग्राम समझ लेते हैं। पूरा डायग्राम मैं आपको बता दूंगा। पहला तो है नदी का स्रोत। नदी का स्रोत क्या होता है? वो जो हिम पिघल के जहाँ से नदी स्टार्ट होती है उसको हम नदी का स्रोत कहते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऊपरी भाग मतलब ऊपरी भाग, ये भी आपको डन हो गया होगा, है ना। और ये विसर्जन, ये जो इधर उधर होता है नीचे, तो ये आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। मध्य भाग, ये बीच का जो भाग है उसको ही मध्य भाग कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 आपको समझ में आए। गोखुर झील, गोखुर झील ये जो नदी आती है बीच में कट के, जहाँ गाय वाय पानी पीते हैं, वो मान लो आप गोखुर झील, ठीक है। ये भी अच्छे से हो गया होगा। निचला भाग, नीचे वाला भाग, ये भी अच्छे से। डेल्टा, ये डेल्टा क्या होता है? ये जो नदी आ रही है, देखो दोस्तों, ये जो नदी आ रही है ऊपर से घूम फिर के आ रही है, और ये जो नीचे छोटे छोटे पट बना रखे हैं, इनको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे 2 जो पन्ने बचे हुए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करने बिना मत जाना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।